अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। में हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट बैठी हैं आप उनको देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। A very, very prominent face these days. You are watching her in Parvarish as Maya's mother, Sadia. You have seen her previously in a very, very powerful role, I would say, in Nadan. Uh, Worked in movies, theater, you name it, she has done it. So, Bakhtaवर मजहर एंड आप उनको देख रहे हैं आजकल परवरिश में और बहुत मुझे अच्छे इनके फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ to actually get to talk to her and she was very kind to say yes to us. So welcome. So much. Thank you so much, Amelia. मैं uh, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आपकी तरफ ये बताइए कि शोबिज थिएटर कब से स्टार्ट हुआ? वेरी टिपिकल क्वेश्चन। 2006-7 से। और लेकिन मुस्तकिल नहीं चला। 3 साल तो मैं पढ़ती रही, उसके बाद रेपिट्री किया थिएटर। उसके बाद फिर एक लंबा गैप था और उसके बाद फिर एक दो टीवी के मुख्तसर से प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद फिर 2022 में 3 फिल्म्स की। और फिर अब जो है वो आप कह सकते हैं 2024 से मैं थोड़ा बहुत टीवी करना फिर शुरू हो गई। ओके, तो मुझे ये बताएं, आपने तकरीबन तीनों मीडियम्स में काम किया, रेडियो को छोड़ के थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी किया है, मैंने रेडियो भी होस्ट किया है। रेडियो भी होस्ट किया। ओ माय गॉड, तो मतलब आपने सारे मीडियम्स को एक्चुअली फॉलो किया है। जी 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 तो जी। आजकल के दौर में हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एन एक्टर टू बी एक्चुअली ट्रेन्ड इन थिएटर और इट डजंट मैटर एट ऑल? आई डोंट थिंक इट मैटर्स इन लॉन्ग रन। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग है वो एक्टिंग को छोड़ के किसी भी फील्ड में, मैं कहूंगी कि इवन अगर आप जाहिर बात है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बेकरी खोलना चाह रहे हैं या आप एक सैलून खोलना चाह रहे हैं, कुछ उसमें करना चाह रहे हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग तो आपको हेल्प भी करेगी ना। इवन अगर आपका इरादा नहीं है खुद बाल काटने का या खुद बेक करने का और एज ए बिजनेस भी चलाना चाह रहे हैं, तो भी अगर आपको ट्रेनिंग होगी कि काम किस तरह होता है एक पर्टिकुलर फील्ड का, तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कर तो आप वैसे भी लेंगे। और दूसरी बात, ये एक्टिंग या सिंगिंग ये एक ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि पेंटिंग वगैरह जो कि आपके अंदर होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। तो बस ये होता है कि ट्रेनिंग से आप हार्नेस कर सकते हैं। आप अपनी टाइमिंग, अपनी ब्रीदिंग, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है, आप अपने कैरेक्टर्स को समझने में, उसमें आप थोड़ा सा आसानी से कर लेते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग क्राफ्ट की जो होती है वो सिर्फ न सिर्फ आपके अपने कैरेक्टर के लिए, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप प्ले कर रहे हैं उनको समझने में, उनकी साइकी समझने में फिर आपको बेहतर तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका पर्सनली फेवरेट मीडियम कौन सा है? आपने क्योंकि सब में काम थिएटर, थिएटर, ऑलवेज थिएटर, किया माय ऑलवेज। फर्स्ट लव। अच्छा, जी 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 रियली जी एंजॉय जी इट। जी। आई लव इट, ओके। आई लव इट। और वो अलग बात है कि मुझे खौफ भी बहुत आता है, स्पेशली जो ओपनिंग नाइट्स होती हैं। अ, एंजाइटी जो होती एक है वो, जी 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 एड्रेनलिन जी। रश। एक एक अरसे से मैं थिएटर नहीं कर पाई क्योंकि मैं ये स्क्रीन का काम करने लगी। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं एंड ऑफ जून एक सोलो पीस परफॉर्म करने जा रही हूँ T2F में। बोलो खालिद अहमद ने डायरेक्ट किया है। जी जी। और अफराक करामे का लिखा हुआ है वुमन अलोन। हम्म और वो इंशाल्लाह 20, 21, 22 जून को हम T2F में करेंगे। हम्म। और आपके देखने वाले अगर कराची में हैं तो दे शुड कम एंड वॉच मी ओके। वुमन अलोन। और मेरे लिए मुश्किल इसलिए लग रहा है, मुझे इसलिए मैं थोड़ी सी खौफजदा हूँ क्योंकि एक तो बहुत लंबे अरसे के बाद मैं थिएटर कर रही हूँ, और दूसरा ये कि अकेला सोलो पीस है तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि अगर कहीं भूल गई या कुछ हो गई तो इम्प्रोवाइज करने के लिए फिर कोई और साथी अदाकार नहीं होगा। एंड ऑल्सो T2F का जो है पूरा सेटअप वाज वेरी इंटीमेट, तो ऑडियंस इज वेरी क्लोज।
हम्म तो थोड़ा सा आपको वो हो जाता है, गैप आ गया इसलिए, बट आई रियली वांट टू डू इट क्योंकि आई बीन मिसिंग थिएटर एंड आई दैट्स माय फर्स्ट लव, एंड हम्म जो भी मैं काम करूं आई ऑलवेज वांट टू गो बैक टू थिएटर। हम्म। तो अभी इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा है थिएटर का, बिकॉज आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बीच में एक फेज ऐसा आया था जिसमें बिल्कुल थिएटर नहीं हो रहा था कंप्लीटली, या हो भी रहा होगा लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं हो रहा था। अब तो बहुत प्रोमिनेंटली बहुत बड़े बड़े नाम थिएटर के भी टीवी पे भी आने शुरू हो गए हैं, हम लोग उनको पहचानने भी लगे हैं। एक लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा है, सोशल मीडिया की अवेयरनेस भी आ गई है, सब कुछ है। तो वो जो टाइम स्पैन था बीच वाला, वर यू अफेक्टेड बाय इट, यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ थिएटर एट दैट टाइम? मैंने बड़े बड़े गैप्स लिए हैं अपने घर और बच्चों की वजह से। तो मेरे लिए गैप हो जाना आ जाना कोई नई बात नहीं है। हम्म कोविड के जमाने में हम्म काम अच्छा खासा रुक गया था। हम्म हालांकि उस वक्त मैं कोई स्क्रीन का काम नहीं कर रही थी, हम्म बल्कि हम वी आर मिडल ऑफ नापा में होता है इंटरनेशनल थिएटर हम्म, फेस्टिवल। हाँ। तो मुझे याद है कि 2019 में हम वो फेस्टिवल वाज ऑन गोइंग, और 14th को सब कुछ बंद हो गया, 15th को मेरी परफॉर्मेंस थी। ओ। तो जी जी, तो गैप्स आ जाते, ब्रेक्स आ जाते हैं, वो कोई अनहोनी बात नहीं है। थिएटर वैसे भी एक पेशेंस और सब्र और बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। आप कम काम करें लेकिन अच्छा काम करें, यही आपकी ख्वाहिश होती है। अम, कराची में थिएटर 2005-6 से काफी हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन चूंकि नई थिएटर अकेडमी खुली, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिया मोइनुद्दीन साहब, राहत काज़मी, अरशद महमूद, खालिद अहमद, जैन अहमद, हम्म डॉक्टर अनवर सज्जाद, अंजुम साहब, ये सब बड़े नाम हैं और थे, और उन्होंने बहुत मोहब्बत और मेहनत से इस अकेडमी को हम्म शुरू किया और हम्म पढ़ाया। हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसका हिस्सा थे। हम्म 2009-10 में जब पहली रेपिट्री नैपा की आई थी, उसके बाद से तो मुसलसल थिएटर प्लेस हो रहे हैं। पहले साल में 6 हुआ करते थे, फिर 4 हो गए। कमर्शियल प्लेस होते हैं, वो होते रहे, जिसके 15-15, 20-20 दिन परफॉर्मेंसेस आर्ट्स काउंसिल में, पिनापा के अपने थिएटर में होती रही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स होते रहे हैं। अब तो आर्ट्स काउंसिल की भी अपनी अकेडमी है। सो कराची एक्चुअली इज वेरी लकी टू हैव 2 थिएटर अकेडमीज। हम्म जी जी जी, वो एक पूल बन गया है एक्टर्स का, हम्म न सिर्फ एक्टर्स का बल्कि उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के राइटर्स का भी हो जाएगा। म्यूजिशियंस का तो है ही है, डायरेक्टर्स का। यंग बच्चे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनको देख के बहुत खुशी होती है। मैंने पढ़ाया भी है नापा में भी, आर्ट्स काउंसिल में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों का, लड़के लड़कियों का शौक हम्म और एक डेडिकेशन बहुत अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में, अनलेस कि बहुत ही एक अजीब किस्म का माहौल हो जाए शहर में या मुल्क में, हम्म मेरी उम्मीद है पूरी के हर दिन कोई ना कोई, जैसे इंडिया में है और हम्म जगह पे, कि हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे, बल्कि कई जगह पे तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स बैक वक्त परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं, और लोगों को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस में जाया जाए, किसकी ना। तो मेरी मेरी उम्मीद कराची के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए यही है कि अच्छे खेल हों, हम्म मुसलसल हों, और मुस्तकिल मिजाजी से हों। डेफिनेटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे, रौनकें वापस आएंगी। अच्छा, बख्तार भाई, वैसे मैं आपकी बात पे जो आपने कही थी, आई थिंक कि एक मैंने एक चीज़ शिफ्ट नोट की है कि नेपा के लोगों के साथ मेरी थोड़ी बहुत एसोसिएशन, इन द सेंस कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं आपकी एकेडमी से रिलेटेड लोगों के साथ। दी स्टैंड अपार्ट, वो जब आप उनसे बात करते हो ना, और जिस तरह से वो मतलब जनरली तौर पे वो आपके साथ जिस तरह से डील करते हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। और जब आप दूसरे एक्टर्स जो कि नॉन थिएटर बेस्ड हैं उनसे बात करते हो, बिकॉज आई कैन असेस इट, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम होती है, ठीक है। जो मेच्योरिटी मुझे थिएटर के ग्रूम्ड लोगों में नज़र आई, और इनफैक्ट अब अगर आप बेसिकली ड्रामा भी देखें आजकल, ज़रूरी नहीं है कि लीड कैरेक्टर्स हों, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में, साइड रोल्स में,
शाइन करते हुए नजर आते हैं, मतलब इतने शाइन करते हुए नजर आते हैं कि एट टाइम्स आपको लगता है कि जैसे वो लीड्स भी नजर नहीं आ रहे होते हैं, वो नजर आ रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम। थिएटर से अगर आप कोई निकलता है तो वो कहते हैं ना, वो कुंदन बन के निकलता है। तो अम, देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं थिएटर के, वो किसी भी डिसिप्लिन की तरह साल लगाते हैं और काफी टाइम लगाते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी बन जाती है। और ये काम आप सिर्फ मोहब्बत के और पैशन के मारे ही कर सकते हैं। दिस इज लेबर ऑफ लव। ये आपको इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि इसके आगे चल के कोई नौकरी मिलेगी, कोई खानदानों ने कुछ सपोर्ट किया हो। ये तो ऐसी फील्ड है जिसमें खानदानों से लड़के आते हैं बच्चे, और कई किश्तियां जला के आते हैं, पैशन में आते हैं, अपने जुनून में आते हैं। तो जो भी काम अपने जुनून से करें आप, चाहे आप कुछ भी करें, मुझे लगता है जब आप बहुत दिल से करते हैं और बहुत ही शौक से करते हैं, तो उसमें फिर आप बहुत ज्यादा रच बस के करते हैं। इन थिएटर स्कूल्स अकेडमीज का ना अपना एक माहौल है, अपनी कम्युनिटीज हैं, उसमें हर वक्त इसी तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, खेलों पर, ट्रांसलेटेड ओरिजिनल प्लेस पर, दुनिया भर का। अब तो खैर ऑनलाइन इतनी आसानी हो गई है कि जो नेशनल थिएटर इंग्लैंड, उसकी परफॉर्मेंसेस बच्चे घरों में बैठ के देख रहे होते हैं, दूसरे दिन उसको डिस्कस कर रहे होते हैं हर जाविये से। फिर दुनिया भर के जो थिएटर एक्टर्स हैं, बल्कि वैसे भी जो एक्टर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनका क्राफ्ट फॉलो कर रहे होते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं। क्लासेस के अलावा उनका काम भी देख के सीख रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कंपटीशन भी होती है, कोई भी खेल आता है रेपिट्री का या किसी का भी, उसमें कास्ट किसको किया जाना है, उस कास्टिंग, उसमें कास्ट होने के लिए मुकाबला लगा होता है। तो हर कोई अपने उससे बढ़कर मेहनत करता है, चाहता है। एक रौनक है एक उस चीज की, और एक खुशी है। जब आप कोई काम खुशी से करते हो तो आपके दिल में खुशी होती है। और जब आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो जाहिर ही बात है, फिर उसमें आप अम, एक हद से आगे ही जाते हैं। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको जो खेल मिला आप उसको पढ़ें, या आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ें। आप फिर अपनी एफर्ट से आप लाइब्रेरी में बैठ के और ज्यादा खेल पढ़ते हैं, प्लेस पढ़ते हैं, और आप और ज्यादा जानने की अपने घर में बैठ के कोशिश करते हैं ऑनलाइन। किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह की मेहनत की जाए तो वो जरूर नजर आती है। मेरा ये मानना मानना है। तो एक तो ये है, और दूसरा जहां तक टीवी में थिएटर के लोगों का आना और नजर आना और शाइन करना जो आपने कहा, थिएटर में इतनी मेहनत होती है अनिला, इतनी शदीद मेहनत होती है, रिहर्सल्स होती है लंबी लंबी, घंटों की, महीनों की। टीवी का काम उसके मुकाबले में बहुत आसान है। ठीक है, टीवी की शिफ्ट लॉन्ग है, 12 घंटे की। उसमें आप फिर बैठे रहते हैं, इंतजार फरमाइए वाली कैफियत में होते हैं कि एक सीन जो होता है अभी आपका हुआ है, फिर 4 घंटे बाद आपका दूसरा सीन हो रहा है, वो अलग बात है। देखिए, थिएटर में आप एक्चुअली एक एक जुमले, एक एक उसको इतनी बार करते हैं, रिहर्स करते हैं, वेरिएशंस के साथ करते हैं, सब टेक्स्ट पे काम कर रहे होते हैं आप, कैरेक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं, अपने उसके बैकग्राउंड स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं। फिर एक दूसरे के साथ जो एक रेपो बनानी होती है स्टेज पर, उस पे काम कर रहे होते हैं। फिर आप अम, इंतहाई सब्र से हफ्तों महीनों आप एक ही चीज को बार बार कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जब थिएटर का एक्टर टीवी पे काम करता है तो वो उसके लिए भी वैसे ही तैयारी करना शुरू हो जाता है। आदत में होता है ना आपके, अब आगे आपके सिस्टम में ये चीज आ गई है, मेहनत करना। तो आप जिस भी चीज को मेहनत से करेंगे और उसके बारे में पहले से सोच के रखेंगे, सेट पे आके उसी वक्त स्क्रिप्ट खोल के लाइन देख के आप नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर बात है वो मेहनत कहीं ना कहीं तो नजर आएगी। और मुझे खुशी है बहुत ज्यादा। कई सारे जो हैं वो नौजवान हैं जिनको मैंने खुद पढ़ाया है, और उनको जब मैं अपने स्टूडेंट्स को काम करते देखती हूँ और इतना सुलझा हुआ काम करते देखती हूँ, और उनको मैं आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और क्योंकि मुझे याद है कि 2005-06 में जब एकेडमी स्टार्ट हुई और मैं सेकंड बैच में थी, अ, पता नहीं चल रहा था कि आगे इन सबका होगा क्या। ऐसे कोई वाजह हालात नहीं थे कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे पढ़ के उनको वाकई को रोजगार भी मिलेगा कि नहीं, शोहरत या नाम या पैसा या मकाम तो दूर की बात है, कोई मुनासिब किस्म का रोजगार भी मिलेगा कि नहीं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे, न सिर्फ हमारे नापा के, बल्कि आर्ट्स काउंसिल के भी। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे नीला ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी इंसान जो कि इस शोबे में आता है एक्टिंग में,
वो जितनी भी मेहनत करेगा, भले उसने 3 साल का डिप्लोमा नहीं किया हुआ या फिर शॉर्ट कोर्स किया हुआ, वो भी नहीं किया हुआ, वो महज अपने शौक पे अपनी मेहनत खुद अपने आप पे कर रहा है और सेट पे सीख रहा है, अगर उसमें टैलेंट है, और अगर वो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ना उसकी आदत में शामिल है, रीडिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, अगर उसको है, और अगर वो उसकी जिंदगी में बहुत वेरिड एक्सपीरियंसेस हैं, और वो सिर्फ एक ब्लाइंडर्स के साथ नहीं पला बड़ा, और उसने काफी मुख्तलिफ चीजों को एक्सपीरियंस किया है, और उसके अंदर सलाहियत भी है, तो वो इंसान नजर आएगा आपको, बिल्कुल सही। चाहे वो थिएटर बैकग्राउंड से आया हो या ना आया हो। अच्छा, एज एन एक्टर डू यू थिंक कि ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है? हद से ज्यादा। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पहली दफा जो आती हूँ वो कहती हूँ कि आपके जो बैंक जो है जिसमें डिपॉजिट आपने करना है, वो आपके बैंक में आपका डिपॉजिट है आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रीडिंग, किस तरह का कंटेंट आप देखते हैं, और आप कितनी डेडिकेशन से अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, वो भी एक आपका इनिशियल वो कहते हैं ना कि जिससे आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कैपिटल आपका, आप जिससे कोई भी काम शुरू करते हैं, और किसी भी शोबे में वो आपके लाखों करोड़ों या हजारों होंगे, लेकिन एक एक्टर का जो जो स्टार्टअप है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी रीडिंग है, खेलों के लिए भी, वैसे भी आम जिंदगी में भी, और अपनी जिंदगी में भी उसको वैसे भी कितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो कि उस इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन छोटे शहर का है, बड़े शहर का है, कितनी दफा स्कूल बदले हैं, खानदान बड़ा है छोटा है, कितने लोगों से वास्ता पड़ा है, कितने अच्छे बुरे तजुर्बात से गुजरा है, कितने स्कूल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितने ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया है नहीं किया है, ये सब मिलके आपको डिपॉजिट आपका जो है ना बैंक का बैलेंस बढ़ाते हैं। अगर कोई इंसान बहुत शेल्टर लाइफ उसने गुजारी, और उसको बहुत ज्यादा तजुर्बात से गुजरना नहीं पड़ा, और वो हेजिटेंट भी है उतने तजुर्बात करने से, और अगर उसने ऑब्जर्व भी नहीं किया बहुत ज्यादा लोगों को, और एक मखसूस माहौल में रहा है या रही है, और किताबें पढ़ने का भी शौक नहीं है, और अपने कंफर्ट जोन से निकल के नित नई चीजें देखने का भी वो नहीं है, उस इंसान का बड़े महदूद होंगे अंदर से, जिनको वो बुरे कार ला के कोई काम कर पाएगा। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि आप कैसे करती हैं प्रिपरेशन कैरेक्टर की? अगर आपको, मैं अब टीवी की तरफ थोड़ा-सा आ रही हूँ, अब के 2 कैरेक्टर्स जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं, एंड आई वाज़ लाइक स्पेल बाउंड बाय बोथ ऑफ देम। वन वाज़ द सोफिया जो आपने प्ले किया था, सोफिया सुभान आई गेस, पीर सुभान। सफिया सुभान। या पीर सुभान की वाइफ का आपने रोल प्ले किया था नादान में, जो कि मूमल प्रोडक्शंस का ड्रामा था और मेहरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया था, एंड आई थिंक इट जी। वाज सज्जी गुल साहब, ठीक है। और दूसरा जो अभी आपका करंट ड्रामा चल रहा है, परवरिश, ऑब्वियसली यू हैव डन अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब। अब मेरे तो कहने की थैंक यू। जरूरत नहीं है, सारी दुनिया कह रही है तो, बट आई वाज अमंग्स द फर्स्ट वंस टू से इट एक्चुअली। पहली एपिसोड दूसरी एपिसोड देखने के बाद ही मैंने किट 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 सारे आपके राइटर्स को और डायरेक्टर्स को और मैसेज कर करके तंग करके रखे हैं, जैसे मैंने आपको तंग करके रखा हुआ था। तो या, सो दैट्स हाउ इट इज। सो हाउ डिड नादान हैपन? नादान की तैयारी, जब ये कैरेक्टर के लिए मेरी ने मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझे इसकी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी, उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा, उनके एडी ने भी मुझे भेजा, उसके बाद जाहिर बात है, मेरी जो ट्रेनिंग है, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैंने उसको कई मरतबा पढ़ा, और उसके बिटवीन द लाइन सब टेक्स्ट वगैरह कॉन्टेक्स्ट सब समझने की कोशिश की, फिर मेरीन के साथ बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने उनका जो जो एक मिसिंग गैप्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन के, जो कि जरूरी नहीं है कि टीवी पे नजर आए, लेकिन एक एक्टर को प्ले करते हुए हेल्प करते हैं, कि उनकी तालीमी तालीमी बैकग्राउंड क्या हो सकता है, उनका मुआशी मुआशी बैकग्राउंड क्या हो सकता है, उनके मसले मसाइल क्या है, वाई इज शी पुटिंग अप विद द टॉक्सिक हस्बैंड, क्यों, और क्या मजबूरी है, वगैरह वगैरह। तो उसके जवाबात हमने मिलके ढूंढे। मेहरीन इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर,
महरीन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की हर एक किरदार पर, और हर एक किरदार को उतनी अहमियत से सींचा, बनाया, समझा, सीखा, समझाया, जितना उन्होंने लीड्स पे काम किया। तो उनके नजदीक हर कैरेक्टर किरदार जो है ना, वो लीड के जैसा ही, जितना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम मैंने सुना है कि डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है टीवी के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि बहुत कम इस तरह से करते हैं। और मेरीन ने अम, हर अच्छा वर्कशॉप, हमने रीडिंग्स भी रखी शूट से पहले। जो इमीडिएट फैमिली मेरी जो प्ले कर रही थी, अहमद रंधावा जो मेरे नेफ्यू प्ले कर रहे थे, और जो मेरे हस्बैंड वगैरह, तो काशिफ, तो उनके साथ पहले ही एक रेपो बन गई, पहले ही एक रीडिंग हो गई, पहले ही एक टोनैलिटी वगैरह उसमें सब बात हो गई। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, बाज़ाहिर क्या मसाइल हैं, वगैरह वगैरह, उससे काफी क्लैरिटी मिल गई। और उसके बाद हर सीन से पहले वो महरीन आती थी, और अच्छा खासा टाइम उसकी ब्लॉकिंग, उसकी टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग, उस पर बहुत ज्यादा टाइम हम सब मिलके, जो भी मुतल्लिका एक्टर्स और उनके डी और हम लोग काम करते थे। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, ऑब्वियसली आपका एक, आई वुडेंट से कि ब्रेक थ्रू, बल्कि कह भी सकते हैं एक तरह से एक्चुअली, बिकॉज आपको मैंने एटलीस्ट नोटिस आपको मैंने उस ड्रामे में किया था, कि जब आपको किया था, और दूसरा ये काशिफ हुसैन को किया था, आई थिंक जी काशिफ। जी, वो मेरे स्टूडेंट है, वो भी थिएटर के नैपा के ही है। यप, ओ माय गॉड, ही इज सो गुड, ही इज अमेजिंग। सो गुड। लाइक एक होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कुछ और करके देख रहे होते ड्रामा के, अच्छा ये इनका ड्रामा है हम देख लेते हैं, एंड देन सडनली समथिंग स्ट्राइक्स, ओ माय गॉड हु इज दिस, ओ माय गॉड हु इज दिस। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन, बट बोथ ऑफ यू डिड सो वेल ऑनेस्टली, शाइन बहुत शुक्रिया, थैंक शाइन करके आया। तो इस थैंक यू। कैरेक्टर के अंदर, सोफिया के कैरेक्टर के अंदर, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, what was the one thing that made you decide that yes, I have to do this character? जी, सफिया सुबहान के इस कैरेक्टर में सबसे बड़ी जो पहली खास बात थी, वो ये थी कि महरीन का ड्रामा था। सच्ची बात यह है कि महरीन वॉज गोइंग टू डायरेक्ट इट, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल। उसके बाद फरिया अफजल उनकी जो एडी थी, मतलब पहले भी उनके साथ काम किया कॉन्ट्रैक्शंस में मेरीन के साथ जियो पर। तो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू वर्क विद मेरीन्स टीम। बहुत कंफर्ट लेवल, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टीम है उनकी। और मैं जो 3 फिल्मों में काम किया वो इंटरनेशनल थी, उनके क्रू वगैरह कुछ लोकल थे, कुछ इंटरनेशनल थे। तो बड़े तरीके से काम हुआ था। तो मुझे मेहरीन की टीम के साथ काम करते हमेशा वैसा ही फील होता है, हम्म। हम्म। बहुत सही। प्रॉपर तरीके से काम होता है। तो वो एक आपको एक ये था। दूसरा, जाहिर बात है, जब मेरी ने मुझे कैरेक्टर बताया तो वो भी मुझे अच्छा लगा। उसमें मुझे लगा कि पूरा आर्क है, उसकी एक जर्नी है, ट्रेजेक्ट्री है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म करती है। वो एक ऐसे ही कैरेक्टर फिलर नहीं लगा मुझे। साजी की राइटिंग अच्छी लगी मुझे, साजी ने बहुत अच्छा लिखा। और सबसे एक बात कहना मैं भूल गई, कि मुझे बताया गया था कि ये सुल्ताना आपा का अपना प्रोजेक्ट है, और सुल्ताना आपा जो है उसमें बहुत स्पेशल इंटरेस्ट लेके इसको प्रोड्यूस कर रही है, और उसमें 3 प्लेज होंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सुल्ताना आपा के एक बहुत ही दिल के करीब किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हूँ। तो all those things made me very excited about the project. और उसमें एक मकसदियत भी थी, एक मैसेज था, जो आई थिंक एंड में आप ही के थ्रू एक्चुअली डिलीवर होता है, वो पूरा का पूरा एक जो मोनोलॉग था, एंड दैट वाज द इंटायर थीम ऑफ द ड्रामा। तो एक बिल्कुल एक आई थिंक फोकल पॉइंट वाला कैरेक्टर था ये, कि बहुत अच्छा इसमें आपके पास मार्जिन बहुत था। वैसे आपस की बात है, जिस तरह से आपने इसको प्ले किया है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड लाइक वो उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड वो एक कंप्लीटली डिफरेंट वुमन। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। तो Thank you. जी, तो अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सक्लूसिवली परवरिश के ऊपर, टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और इट्स सो रियल, इट इज सो बिलीवेबल, एंड इट इज सो गुड, एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग। It बहुत is. बहुत मजा आ रहा है इसको देख के, एंड आई लव योर कैरेक्टर अगेन। सादिया, माया's जी। मॉम, उसका आप कैरेक्टर यहाँ पे कर रही हैं। तो
आपके दिल के भी इतने करीब है ये ड्रामा? आपको भी उतनी मजा आ रहा है? आ, ये जो था, अम, मीसम नकवी जो डायरेक्टर हैं, उसके वो मेरे बैचमेट थे और मेरी दोस्त भी हैं। किरण सिद्दीकी जो हैं, वो जिसकी राइटर हैं, वो मेरी जूनियर है नापा से। और मुझे पता था कि जो हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं नजरुल हसन, वो भी नापा के मेरे जूनियर ही हैं। तो और उसमें साद फरीदी भी हैं जो कि वे नापा से ही हैं हमारे। अम, जब मुझे पता चला कि इतने ज्यादा थिएटर वाले लोग हैं इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे यकीन था कि ये एक मेहनत से की गई एक प्रोडक्शन होगी। हाँ। एना और समर के बारे में मैंने, जाहिर बात है, मायरी देखा हुआ था, लेकिन इतना सुना भी हुआ था। और मैं एक्चुअली एना का मायरी देख के मुझे लगा कि शी सुपर टैलेंटेड। तो और मुझे कहा गया, मुझे बताया गया कि मेरे ज्यादातर सीन, मेरा तो काम जो है एना और नजर के साथ है। अच्छा, नजर जो है वो नेपा में भी जो अ, सारे स्टूडेंट्स तो आप नहीं होते ना जो कि बेहद अच्छे समझे जाएं, मतलब सारे मेहनत करते हैं, सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और पोटेंशियल में बहुत हो जाता है। कुछ होते हैं ना जो कि ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। तो नजर और साद उनमें से हैं जो कि हमेशा से पहले साल से नुमाया शागिर्दों में से रहे हैं। तो नजर के बारे में हम यही कहते हैं कि ही इज एन एफर्टलेस एक्टर। और अपनी आवाज से जिस तरह से खेलते हैं, अपनी टाइमिंग से, मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ उनके साथ थिएटर में। तो मुझे पता था कि नजर के साथ काम करते हुए अच्छा ही लगेगा, मजा ही आएगा, मीसम और सब। दूसरा ये था कि अब जब मैंने तय कर लिया कि टीवी करना है, तो बिग बैंग बहुत अच्छा बेहतरीन इदारा है, प्रोडक्शन हाउस है। और उनके बारे में अच्छी बातें सुनी थी। उनका पिछला प्रोजेक्ट जो था, कभी मैं कभी तुम, वो इतना अच्छा गया था। और सारे लोग जो इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, मेरा ताल्लुक जो दूसरा घर है उसके एक्टर से नहीं पड़ा, जिसमें नोमान साहब शामिल हैं या फिर सवेरा जी शामिल हैं। लेकिन मेरे उस्ताद अरशद साहब वहां थे और शमीम इलाली जी के साथ मैंने काम किया हुआ था कॉन्ट्रैक्टर्स में। लेकिन मुझे पता था कि मैं उनके साथ काम करूं ना करूं, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत चार चांद लग जाएंगे। तो इतनी अच्छी कास्ट थी। हम्म। आ, और फिर सबसे अहम बात होती है, किसी भी एक्टर को आप सब तभी राजी कर पाते हैं जब स्क्रिप्ट में दम हो, कहानी में कुछ ऐसा हो जो कि सिर्फ आए और 3-4 महीने के लिए, जब तक वो ऑन एयर है तब तक तो सारी बात है, सबके दिल के ऊपर, आंखों के ऊपर रहता है। प्रोजेक्ट वो जो गुजर जाए और उसके बाद भी कुछ कम से कम भी 2-4 साल तक तो जहनों में रहे, याद रहे, रेफरेंसेस में रहे। बिल्कुल। नादान के बारे में भी मुझे, मेरा यही ख्याल था कि ये याद रहेगा, जहनों में रहेगा। और जब परवरिश का मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये एक टीनेजर्स, बच्चों की कहानी है जिसकी बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर गई, इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, इतनी अच्छी तरीके से मेहनत से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुकी है कि हर जगह से उसको देखा जा रहा है, ट्रांसलेट होके सब टाइटल्स में। तो उसमें क्यों ना इस जनरेशन की भी बात हो। लेकिन लिखने वाले बहुत कम है जो कि उनकी जबान में, उनके हिसाब से, उनके तरीके से लिख पाए। बुनियाद सारी स्क्रिप्ट होती है। तो इस मामले में बहुत मैं मुबारकबाद दूंगी किरण सिद्दीकी को कि उन्होंने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जिसमें जब कोई दादा दादी बात करें तो लगता है कि हाँ उन्हीं की लैंग्वेज ऐसी होगी। तो जब माँ बाप वो अलग क्लास दिखाई है, हमारे घर में मिडिल क्लास है, तो वो भी आपको लगता है कि हाँ इसी क्लास में, ऐसी एज ग्रुप में ये इसी तरह से गुफ्तगू होती है। और फिर जब आप आते हैं बच्चों पे, तो उन बच्चों की भी लैंग्वेज से और उनके भी एक्सप्रेशन से आपको लगता है कि हाँ ये बच्चों ने ही जैसे लिखा हुआ हो। हम्म। हम्म। वो उन्होंने पूरा अच्छे से उन्होंने रिसर्च करके सारे मौजुआत भी और लैंग्वेज भी, एक्सप्रेशन भी उसी तरह से रखे हैं जो कि बिलीवेबल है, रिलेटेबल है, नए हैं, फ्रेश हैं। हम्म। तो
मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने परवरिश, और आई एम इंटरेस्टिंग। एक्चुअली थैंकफुल टू मीसम के हु आस्क्ड मी टू डू दिस पार्ट। सो इनके बहुत पॉजिटिव ड्रामा है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई, कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखा रहे, बहुत जी सब जो है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर है। मगर दो तीन कैरेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा सा जो जिनके ऊपर लोगों का ना एक रिएक्शन आता है, बिकॉज जब तक जो है वो जो आपके हस्बैंड का रोल है ऑब्वियसली, सो जी जी उनके ऊपर आता है कि जी ये ड्रामे के विलन है मेन। दूसरा वो बेचारा जी। वही एक मासूम सा बच्चा जो पकड़ा गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ही इज आल्सो अ थिएटर स्टूडेंट एट नजर आ आर्ट्स जाता काउंसिल। नजर आ जाता है ऑनेस्टली, हाँ नजर आ जाता है। अच्छा, तीसरी जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, वो आ रहा है माया की अम्मी के ऊपर, कि जो जी माया जी की जी जी। अम्मी है वो बहुत ही कोई सेल्फिश किस्म की खातून है। हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड दैट? देखिए, माया की अम्मी महदूद वसाइल वाली, महदूद तालीम वाली एक बहुत ही आम सी घरेलू खातून है। उनकी तालीम में या उनके तजुर्बे में या उनके आसपास जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिटी, किसी में भी ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो एक बड़ी लड़ाई लड़ सके। उनके लिए उनकी शादी बहुत अहम है, उनके लिए उनके शौहर की बहुत बड़ी अहमियत है, और उनका हर्फ आखिर है उनके लिए। फिर वो दो बेटियों की माँ है, आप ये ना भूलिए हमारे मुआशरे का जो एक सेटअप है। आ, बेटा नहीं है उनका कोई, वो दो बेटियों की माँ है। वाजबी सी तालीम है उनकी, और उनके अपने कोई शौक नहीं है, उनका अपना कोई अगर आपने देखा हो नहीं। तो ऐसा नहीं कि बहुत सोशल खातून है और उनको 10 चीजों का पता होगा। अगर कोई मसला भी घर में हो जाता है तो एक वकील का भी पता होगा उनको, मुझे नहीं लगता ऐसा। हम्म। दूसरी बात यह है कि उनकी दो बेटियां हैं। माया की लड़ाई लड़ते लड़ते वो अपनी कोई नाइंसाफी नहीं कर सकती कि पीछे जो मशल आ रही है आ, हम्म। उसके लिए जिंदगी तंग करते हैं। हम्म। तो उनको बैलेंस करके चलना है अपनी दोनों बेटियों के लिए। घर का सरबराह है शहीर, न सिर्फ शौहर है, बाप है, बल्कि सच पूछे तो माया की अम्मी को, सादिया को लगता है काफी चीजों में कि ठीक भी है, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना ही है, उनकी कंडीशनिंग, उनकी तालीम, उनको इतना ही एक लिमिटेशन है ना उनकी। वो तो नहीं है दुनिया घूमी हुई या बहुत पढ़ी किताबें पढ़ी हुई। हम्म। तो काफी अपने हस्बैंड की चीजों से वो साइलेंटली अग्री करती हैं, करती रही हैं। मैं कहूंगी एपिसोड 14 तक काफी चीजों से वो हाफ हाफ हार्टेडली अग्री करती हैं, काफी चीजों से वो मुकम्मल अग्री करती हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा रिश्ता है, और वो पढ़ा भी देगा, शौहर कंजूस है, वो शायद उसके लिए बहुत जरूरी है कि बेटी पढ़ ले, उसका अपना ख्वाब जो है पढ़ाई का वो पूरा हो। और उसको नजर आ रहा है कि अगर कोई अच्छा सा लड़का है, उसकी एज भी मुनासिब है, खानदान भी ठीक है, आई उनके नो। घर में बाकी बहुएं भी डॉक्टर हैं, और वो पैसे वाले भी हैं, और वो दुबई भी चली जाएगी और खर्चा करके उसको तालीम भी दिला देंगे, तो उसमें उसको कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही है। हम्म। 14th एपिसोड के बाद जो सिचुएशन तब्दील होगी आहिस्ता आहिस्ता, वलीद से मिलने के बाद उसके रवैये में या उन चीजों में वो फर्क। अच्छा, दूसरी बात, अभी अभी तक माया का मसला सिर्फ तालीम तक ही था ना। हम्म। माया की जिंदगी में कोई और लड़का है, इसका तो कोई वो नहीं है माँ को पता नहीं था। कोई। हम्म। जी जी। तो अभी भी पता तो नहीं है माया की माँ को। बिल्कुल। तो वो तो अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही है। हम्म। हाँ, मियाँ बहुत टॉक्सिक है। हम्म। लेकिन सच पूछे तो नीला, हमारे आसपास बहुत से घरों में ऐसा ही है। ओ यस, वेरी वेरी बिलीवेबल, वेरी बिलीवेबल। जी मगर एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती कि जहाँ ये सवाल आई थिंक मैं किरण से पूछूंगी जब मैं करूंगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ बिकॉज आप से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो ये कैरेक्टर है, जो मुझे मेरे जहन में जो बात है कि ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास की एक फैमिली जो कि बड़ी कंजर्वेटिव है, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी वो बेटियां दुपट्टे सर पे लेके जाओ बाहर एंड एवरीथिंग, बट ऑन द अदर हैंड
फादर इज लिबरल, लाइक वो मंगेतर की मंगनी इज नथिंग दीज डेज। क्या है मंगनी, तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना, मतलब ये तो इट्स जस्ट लाइक नॉट हैविंग अ रिलेशनशिप, निकाह तो नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब्बा बड़े ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं कि भाई वलीद के साथ जाओ भी, खाना भी खाओ, घूमो भी सही, वक्त बे वक्त वलीद साहब तशरीफ भी ले आते हैं, उस पर भी अब्बा का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वाई इज दिस ऑब्सेशन विद वलीद? तो वहां पे उनकी वो मेंटालिटी कहाँ चली जाती है? देखिए, लाइक एनी मैन और एनी ह्यूमन बीइंग, शहीद इज ऑल्सो फ्लॉड। हम सब होते हैं, हम सब हैं। जिस तरह की माया की माँ सादिया में इतना फ्लॉज हैं, या इसी तरह से अब्बा में भी हैं। अब अब्बा में थोड़े ज्यादा हैं। उसकी वजह ये भी है कि वो उनको अपने पैसों वैसों से भी मोहब्बत है, या उनकी कमी है। तो वो चाह रहे हैं कि जितना हो सके दूसरे पे बोझ डालें। हम्म। अम, थोड़ा सा वो रोब में भी है कि वो जो दूसरी फैमिली है वलीद की, वो ज्यादा मतलब एक लिहाज से फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है। अ, तो वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। दूसरा, उनकी सोच जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में होती है कि मर्द है, लड़का है, उनका अपना कोई बेटा नहीं है, तो लड़के वालों की हर बात माननी है, लड़के वालों का मान रखना है, लड़के वालों के नीचे झुक के चलना है, या उनकी हर बात को अ, दर्जा देना है। तो वो उस तरह से भी है। फिर वो खौफजदा भी हैं हम्म। कि कहीं किसी बात की वजह से ये रिश्ता टूट ना जाए। तो हम्म। वो उनकी हर बात, हर फरमाइश को पूरा कर रहे हैं। हम्म। और वो इस बात पर भी मान गए, आप इसे अंदाजा लगाएं कि जल्दी निकाह हो जाए। हाँ। और ये सारे मसला मसला जो हुआ, तनाजा जो हुआ, उससे पहले से ही वो उसके हक में थे कि निकाह हो जाए। राइट। और मुझे जिस तरह के वो रखते हैं, वो शायद निकाह आगे चल के 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में शायद वो जल्दी रुखसती के लिए भी राजी हो जाए। हम्म। भले माया अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मतलब ये जस्ट वांट्स कि माया की जिम्मेदारी चल हो जाए, दूसरों पे पड़ जाए। चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे ख्याल रखना हो, चाहे। सो आई थिंक ही इज वेरी ईगर हम्म। कि उनके सर से जितना वो उतर सके उतर जाए। चलिए, बिफोर वाइंडिंग अप विल टॉक अबाउट अ फ्यू लाइट थिंग्स ऑन अ लाइटर नोट। जी। कैसा रहा था एक्सपीरियंस? कुछ आप ऑफ स्क्रीन और बिहाइंड द सीन्स कुछ बताएंगी? किस तरह का माहौल था? कोई इंटरेस्टिंग कोई मोमेंट हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपके लिए एक मेमोरी बन गया? एक सीन आपका मुझे बहुत क्यूट लगा था, जो आपका इनिशियल वाला सीन था, जब वो आपके हस्बैंड पंखा साफ कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सच अ कॉमिक टाइमिंग, इतना मजे का सीन है वो, इतना मजे का। जी, जी, जी। आई लव दैट। जी, जी। मतलब आप लोगों जी, की जी। एक वो टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, बट एनीवे। तो जी प्लीज आप गो अहेड। उसको हमने सही तरह से ब्लॉक किया था। उसको हमने थोड़ा सा रिहर्स कर लिया था। और उस सीन को जैसे हम थिएटर में कहते हैं ना, बना लेते हैं, बना लिया था। फॉर एग्जाम्पल, उसमें चाय नहीं थी। लेकिन चूंकि आई वॉज हैविंग टी एट दैट टाइम, तो मैंने पूछ लिया मीसम से कि कैन आई कीप माई चाय इन सीन। तो हमने कहा "हाँ, आप रख लें"। और फिर ये एक मेरी कह लें कि इंस्टिंक्ट थी कि मैं चली जाऊं, वॉक अवे। और द डायरेक्टर सेड ओके फाइन, इफ यू फील लाइक डूइंग इट तो आप कर लें। तो वो चीजें आई थिंक बिकॉज के बिटवीन गयास जो कि शूट कर रहे हैं, डीओपी जीएम जो उनके थे, असिस्टेंट थे, उसके बाद मीसम, उस दिन किरण भी आई हुई थी सेट पे, किरण भी थी, नजर एंड माई सेल्फ। हम दोनों की सबकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी काफी सीन्स में। इवन जो पिछली दफा जो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं माया को, उन सब की जो ब्लॉकिंग है, उन सब में उन सब की जो कोरियोग्राफी है, या उन सब की जो जो शक्ल निकली है, उस सब में इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। तो कौन करता है मेन? ये डायरेक्टर का काम होता है या एडी का काम होता है? लाइक हाउ डज इट वर्क? मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन। डायरेक्टर ऑफ कोर्स जो लिखा हुआ है उसके बाद डायरेक्टर का विजन है पूरा का पूरा।
कि ये ब्लॉक कैसे किया जाएगा। अच्छा, टीवी में ब्लॉकिंग का मुझे नहीं पता, जो टीवी डायरेक्टर हैं वो कैसे ब्लॉक करते हैं, उनका विजन अलग है। मीसम चूंकि थिएटर के हैं तो उनका थिएटर वाला स्टाइल है ब्लॉक करने का, पूरे स्पेस को यूज करना है और मूव करें या नेचुरल मूव करें। और हम थिएटर वाले पीठ कर लें या चेहरा मोड़ लें, हम उसकी परवाह नहीं करते। अनलाइक अनलाइक टीवी में कि आप चेहरा सामने रखें या थिएटर वाले लोग बहुत नेचुरल उसमें चलते हैं। सो लेकिन ऑफ कोर्स जो डीओपी है उसको उसके साथ सिंक में चलना, डायरेक्टर के विजन के साथ, एक्टर के ब्लॉकिंग के साथ, एक्टर के की अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसके साथ। इट टेक्स अंडरस्टैंडिंग इन द टीम कि सब एक दूसरे को साथ लेके चले। सो अच्छा एक बख्तावर, टीम वर्क है। टीम वर्क है। अच्छा बख्तावर, टॉकिंग आई एम टॉकिंग टू समबडी हु एक्चुअली नोज हर आर्ट, ठीक है? आप ना सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ा टीचर हैं, बल्कि आप ऑब्वियसली इतना आपने काम किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस भी है। हाउ डू यू सी द ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी 20 years later? इज इट गोइंग टू बी बेटर, डू यू थिंक, या फिर आपको लगता है कि वो बैकवर्ड्स चल रही है? इस शक्ल में तो बिल्कुल भी नहीं होगी जो अभी है। मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा आफ्टर 80s, जो कि उनका बहुत ही ज्यादा एक गोल्डन पीरियड था, उसकी वजह ये भी थी कि ज्यादा चैनल्स नहीं थे, क्लटर नहीं था, और कम काम होता था, अच्छा काम होता था, और लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। तो मिला जुला कर राइटर्स वैसे बहुत अच्छे थे उस जमाने के राइटर्स, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड लिखते थे, अच्छे और मेहनत से, और उनकी रीडिंग बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फिर बीच में हमने देखा ड्रामा लिखा भी ऐसा जाने लगा जिसमें राइटर की अपनी भी डेप्थ जहनी जो है ना वो नजर नहीं आ रही थी। हम्म। अब जो हमारा ड्रामे का जो सिनेरियो जाके बैठा है वो ये कि इट्स डूइंग कमर्शियली रियली रियली वेल हम्म। ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम्म। बाकियों से बेहतर ड्रामा बन रहा है, ज्यादा ड्रामा बन रहा है। तनकीद बहुत ज्यादा, क्रिटिक जिसको कहते हैं वो इतनी समझदारी से की जा रही है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है। फिर वेब सीरीज के आने की वजह से डायरेक्टर्स, राइटर्स, देखने वाले सब इतने अवेयर हो गए हैं कि बहुत सोच समझ की चीजें हो रही हैं। हम्म। हर छोटी छोटी चीज पे, सेट से लेके, लाइट से लेके, लॉजिकली चीजें होनी चाहिए, लॉजिक, रैशनल बनना, मतलब हर चीज पे बहुत मेहनत हो रही है। हम्म। लेकिन आज से 20 साल की आज की शक्ल बैठेगी, मुझे नहीं लगता कि आज वाली होगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आज इतनी अच्छी होगी, हम्म। क्योंकि बहरहाल हम तेजी से टेक्नोलॉजी के वो बनते जा रहे हैं स्लेव्स, और लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग जो है, मैंने सुना है कि ड्रामा जो है वो डबल स्पीड पे देखते हैं। यस, यस, बिल्कुल। देखना होता है लेकिन डबल स्पीड, सो दैट शोज दैट पीपल हाउ impatient people have become. स्टोरी टेलिंग टेक्स इट्स टाइम। एक आप कहानी सुना रहे हैं, आप गाँवों में, देहातों में, टेक्नोलॉजी से पहले जब कहानी सुनाई जाती थी किसी भी खत्ते में, तो वो लंबी चांदनी रातों में, बहुत ही लंबी, और दिनों में आधी आज सुनाई, आधी दूसरी रात सुनाई, इस तरह से होती थी, और लोगों में बड़ा सब्र होता था, शौक और तजस्सुस होता था। हम्म। अब जो है वो ड्रामा देखा जाने लगा, लेकिन अब वो ये कि हम डबल स्पीड पे देखें तो उसकी जो जो स्क्रीन प्ले है, उसका जो एक टाइम है जो कि चीजें अनफोल्ड करने में जो नेचुरली लेती हैं, वो तो आप खत्म कर देते हैं। वो तो आप डबल स्पीड में सारा, यू जस्ट वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। राइट। तो उससे तो वैसे ही उसका वो निकल गया है। आगे क्या होगा, मुझे लगता है कि वेब सीरीज का जमाना आ जाएगा, और अबाउट टाइम के पाकिस्तान के पास अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दैट बी वंडरफुल। दुनिया के साथ लेकिन हम इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, ग्लोबली उनका काम देख रहे हैं, इससे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है कि हमें अपने तौर पे क्या। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगी कि इस भागदौड़ में हम अपना जो रीजनल, अपना जो नेशनल, अपना जो लोकल फ्लेवर है, कंटेंट है, उसको नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। हम उनकी तरफ पे म्यूजिक है, उनकी तरफ पे कहानी ना बनाएं, और हम अपनी जमीन से उठी हुई कहानियों को ढूंढें और थैंक यू सो मच उनको फॉर बताएं, सेइंग दैट। सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बिकॉज लाइक मुझे अब ये लग रहा है कि ड्रामे किसी और ऑडियंस को देख के बनाए जा रहे हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे, मगर बहुत सारे, बहुत सारे।
और कंटेंट जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो रहा है. दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, बिकॉज एज अ पर्सन हु एक्चुअली कीनली फॉलोज ड्रामास, कीनली सीज देम, अगर आज मुझसे आप पूछें कि टीवी पे कितने अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. सिवाय 2 या 3 ड्रामों के, जबकि इतने बन रहे हैं, आई वोंट बी एबल टू नेम. तो ये जरा ज्यादती हो रही है ड्रामे के साथ. लेकिन अब देखिए लोग अवेयर भी हो गए हैं। अब अगर जर पत्तों का बन है तो कुछ यूं ही नहीं सॉरी कुछ अनकही कुछ अनकही जो कश वालों के ड्रामे थे, हाँ, कश फाउंडेशन के, उनको अलावा जो अब इनके अलावा जो अभी तन मन नीलो नील, बहुत प्यारा ड्रामा. मन जोगी, आ, नादान, आ, काबुली पुलाव, बिल्कुल. आ, अब परवरिश, ये आप देख रहे हैं। दस्तक एक अच्छा ड्रामा चल रहा है, इसके अलावा खुशबू में बसे खत, ये इस तरह की कहानियां हैं और वो भी सुनाई जा रही दिखाई जा रही हैं। वो अलग बात है कि किसको कितना व्यूअरशिप की किसको कितनी मिल रही है, वो तो कमर्शियल गेम है नंबर्स का। हम्म. उस पर बात करना फिर वो एक बिजनेस टॉक हो जाती है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल. लेकिन क्या इस तरह की कहानी सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, तो हाँ हो तो रहा है। अब कितनी कमर्शियल रेटिंग्स क्या आई हैं उस पे बात नहीं कर सकते, वो अलग कहानी है। नहीं, रेटिंग्स, आई डोंट नो, पता नहीं रेटिंग्स का तो मुझे नहीं समझ में आता कि कितने ऑथेंटिक होते भी हैं, नहीं होते हैं, क्या है. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट लाइक शुडंट वी फोकस अबाउट द कंटेंट एंड फॉरगेट अबाउट द रेटिंग्स फॉर नाउ, बिकॉज अगर अच्छा कंटेंट दिखाया ना परवरिश ने, उसमें क्या था, कंटेंट ही अच्छा है ना. ग्लोबली देखा जा रहा है, इंटरनेशनली देखा जा रहा है, और एक डिफरेंट जनरेशन आ गई है जो कि टीवी से जुड़ गई है, विच इज़ अ ह्यूज बिल्कुल। थिंग. मेरे बच्चों ने कभी ड्रामा नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ मुझे ही देखते हुए देखा है, आते जाते हुए देखा है. माई किड्स हैव बीन बॉर्न हियर, और वो परवरिश देखते हैं. ना सिर्फ परवरिश देखते हैं, बल्कि वो अपने जो कुलीग्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये ड्रामा देखें बैठ के. एंड आई हैव टोल्ड दिस टू किरण एज वेल कि भाई ये तो ये ऐसे चल रहा है, ये इट्स बिकम अ सेंसेशन, इट्स बिकम अ फीवर. क्यों? बिकॉज लोग रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज कंटेंट स्ट्रांग है, बिकॉज बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है. दैट इज द रीजन वाई पीपल आर कनेक्टिंग. बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि देखिए जरूरत थी। कितना बड़ा एक खाल था, वॉइड था, और इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी। बहुत ही वक्त पर बिग बैंग ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने इसकी जरूरत को समझा और उस खाल को पूरी करने की कोशिश की, और बहुत समझदारी से की उसको एक सेंसेशनलाइज करने की, या उसको बहुत ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं की। उसको जिस तरह से जो है बात, उसको उसी तरह से कहने की कोशिश की है। तो जाहिर बात है जब इतने दिल से और इतने ऑथेंटिक तरीके से और इतने अ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है अ, जो प्रोडक्शन हाउस की जो है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स की भी, और जाहिर बात डायरेक्टर राइटर की तो है ही। बहुत समझदारी से ये एक टाइमली डिसीजन था। आपने जो कैरेक्टर्स किए हैं, जी। वो आपके ऊपर कितना इफेक्ट करते हैं? डू यू टेक देम बैक होम? थिएटर, यस। थिएटर आप ले जाते हैं घर, because then you live with them, because you are rehearsing for 2 months or more or less, मतलब उसी तरह से, and then you memorize all your lines at once, and you perform your scenes every single day while you're rehearsing, um, and you get under the skin of the character, then the character also gets under your skin. हम्म. So that is why they stay with you for a long, long time. And then when you perform live. That हम्म. means you're getting the instant reaction and response from the audience. It gives you a huge, क्या मैं कहूँ कि Satisfaction, high, another kind of a high. high, but also a huge understanding, awareness कि इसको कैसे रिसीव किया गया है। उसी रात आपको पता चल जाता है, पहली रात ओपनिंग नाइट पे आपको पता चल जाता है कि how it's being received by the public.
TV, on the other hand, you don't have to memorize your lines. You don't have to live with your character. Of course, you keep thinking about your character. At least in my case, I keep thinking about the character. लेकिन it's not my second skin. Um, दूसरा ये कि टूट टूट के होता है, रीटेक्स में होता है. फिर आप जो फेलो एक्टर्स हैं उनके साथ इतना ज्यादा टाइम सिवाय उस वक्त के नहीं गुजारते. यू आर नॉट मीटिंग देम एवरी डे फॉर 2 months एंड रिहर्सिंग. तो वो एक ताल्लुक जो बनता है, जो हकीकी बन जाता है, वो टीवी के सेट्स पे नहीं बनता. फिर ये भी है कि रिएक्शन आपको बहुत बाद में जब ऑन एयर हो, आपको पता चले, लोगों से फिर आप मिले, रिव्यूज आए. सो ये फर्क है. हम्म। तो कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया है अभी तक जिसने आपको इमोशनली झंझोड़ दिया एंड लाइक आपको हुआ हो कि ये चीज मेरे साथ लाइक इट्स गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर. वाज इट एनी कैरेक्टर जी दैट? जी. जी जी. 2010 में हमने, राहत काजमी साहब ने डायरेक्ट किया था. विजय तेंदुलकर का खेल था. अम, खामोश ये अदालत है. अम, बहुत सेंसिटिव, लंबा 3 घंटे का प्ले है. उसमें आई प्ले द मेन लीड. और मैं 3 घंटे स्टेज पे रही. एग्जॉस्टिंग, फिजिकली एग्जॉस्टिंग, इमोशनली एग्जॉस्टिंग. बहुत मुश्किल, सेंसिटिव और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था वो, मीनारे का. 15-20 दिन हमने परफॉर्म किया आर्ट्स काउंसिल में, और उसके बाद भी महीनों तक वो मेरे साथ रहा. मुझे लगता है बल्कि कहीं ना कहीं बीनारे मेरे अंदर रह ही गई है. हम्म. उसके बाद 2017-18 में हमने खेल किया चुप, हम्म. जो कि लिखा था फवाद खान ने और डायरेक्ट किया सुनील शंकर ने एनापा के लिए. फिर हम उस खेल को लेके कई और जगहों पे भी गए, लाहौर भी गए, वगैरह वगैरह. वो एक माँ का कैरेक्टर था जिसका एक जवान बेटा जो है वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाता है. वो 4 सालों से गायब है पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह की वजह से. हम्म. और एक माँ है जिसको दूसरा बेटा कहता है कि आप ना प्रोटेस्ट में जाया करें और आप ना आवाज उठाएं क्योंकि उससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है. तो एक माँ का डिलेमा है, वो टोन बिटवीन हर लव फॉर 2 sons, बोथ हर सन्स. हम्म. 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 एक को समझती है कि मसाइल का शिकार, मसाइल का सामना है, और दूसरा वो जो 4 साल से उसने देखा नहीं है. अगेन अ वेरी सेंसिटिव, बहुत मजेदार कैरेक्टर था वो मुश्किल कैरेक्टर था वो. चुप का. तो उससे भी निकलने में टाइम लगा मुझे. ब्रदर, मुश्किल काम है आपका. अपने ऊपर वो कैरेक्टर्स जो आप बता रही हैं, मेरे तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं. आई मीन यू हैड टू एक्चुअली लिव दोस कैरेक्टर्स. तो फट रही हमेशा के किरदारों की सिलेक्शन में कि किरदार सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होने चाहिए. हम्म. हम, मुझे लगता है कि माशरे में कोई भी किसी भी फील्ड से जो भी इंसान होता है उसको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए. अगर वो एक डॉक्टर सर्जन होके किसी की जिंदगी नहीं बचा रहा, या पढ़ा के किसी बच्चे की जिंदगी नहीं बदल रहा, तो कम से कम अपने, अगर एज एन एक्टर आप कुछ ऐसी बात कह जाएं जो 400-500 आपकी जो अगर ऑडियंस बैठी है तो किसी एक के जहन को भी अगर आप थोड़ा जी. हिला जुला पाए, सवाल पैदा कर पाए, उसके अंदर कोई क्वेश्चन रिक्वेस्ट पैदा कर पाए, अवेयरनेस दे पाए उसको, कुछ चीजों को अंडू झुठलाने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई, या दोबारा सीखने की ख्वाहिश पैदा हो, तो भी मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन अपना डाला. तो कॉन्शियसली मेरी ये एफर्ट होती है कि कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि सोचने के लिए पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाएं आपके लिए. अभी तक बख्तावर ने टीवी पे जो काम किया है और जी. आगे वो जो काम करेगी, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक जो काम किया है ना बख्तावर ने, वो थोड़ा सा एक सेफ जोन में रह के काम किया है. अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे रोल हैं. हाउ ओपन आर यू टू द रेगुलर सास बहू टाइप रोल्स, या नहीं करेंगी? डायरेक्टर मैटर्स अ लॉट. ओके. आप किस टीम के साथ काम कर रहे हैं, ये उससे बहुत फर्क पड़ता है. मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी अगर
मैं डायरेक्टर के साथ सेम पेज पर नहीं हूँ। अ, कहीं ना कहीं जाके जहनों को मिलना चाहिए। ये तो स्क्रिप्ट ऐसा हो कि आपको यकीन हो कि ये स्क्रिप्ट इतना अच्छा लिखा गया है कि बुरा सा बुरा डायरेक्टर भी आएगा लेकिन उसको ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा। अ, या फिर आपके पास इतना अच्छा डायरेक्टर टीम हो कि आपको पता चले कि जी अगर स्क्रिप्ट में कुछ ऊंची नीची बातें हैं भी तो डायरेक्टर अपनी विजन के साथ संभाल लेगा। सो स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, स्ट्रांग होना team जरूरी is important, Gigi, and the director also. I think that team, the director, the script, they are all important है। factors. Um, दूसरी बात ये कि आप बहुत ज्यादा काम करें लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। उससे बेहतर है कि आप साल में 2 ही कुछ करें लेकिन उसमें कोई ना कोई बात आप कहे जाएं। सो नाउ व्हाट फॉर यू, बख्तावर को अब हम कहाँ देखेंगे इसके बाद? Inshallah, I'm doing Marines next for ARY. I'm also, as I told you, trying to do some theatre, fit in some theatre सारे हिस्से में। तो फिलहाल तो ये है। ओके ओके। और इसमें मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। सही बात है। थैंक यू सो मच बख्तावर, आई नो इट्स रियली वेरी लेट एट योर एंड, और आप उसके बावजूद बड़े सब्र से मेरी बातें भी सुन रही हैं और मेरे जवाबात भी दे रही हैं, और हमारे ऑडियंस के लिए आपने इतनी इन्फॉर्मेशन भी दी। Because this was long overdue. I am so sorry। आप नो नॉट हम एट ऑल, नॉट एट महीने ऑल। से कोशिश कर रहे थे। आपने बार बार मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो मच। नहीं और जी, मैं किसी न किसी मसरूफियत की वजह से, किसी न किसी दैट्स बात की वजह से नहीं कर पा रही थी इंटरव्यू। तो अब हालांकि देर रात हो गई है लेकिन मेरी कमिटमेंट थी आपके साथ तो वो पूरी करनी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच थैंक अनिला। यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।